नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक और डरावनी कहानी के सफर के लिए? दरवाजे का खड़काना और अंधेरे की गहराई से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हम ले जा रहे हैं आपको एक ऐसी कहानी के सफर पर जिसमें हिसार जिले के एक गांव की रहस्यमयी गलियों में गुम होगा गुलशन, एक डरावने राजदार। जैसे ही आप इस कहानी के गहराई में धकेलेंगे, आपको एक अनजान दुनिया की खोज में ले जाएगा जहां हर कोने में खौफ और रहस्य है। तो तैयार रहिए, क्योंकि इस सफर में आपको अपनी आंखों को धोखा होने से बचाना होगा। क्योंकि हम अब शुरू करने जा रहे हैं इस डरावनी कहानी का सफर। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गुलशन है और मैं हरियाणा के हिसार जिले में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है और जब बेहद डरावनी घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त भी मैं अपने खेत में ही काम कर रहा था। दरअसल उन दिनों रात के 10 बजे खेत में ट्यूबवेल चलाने वाली लाइट आती थी, जिसकी वजह से रात के 10 बजे के बाद ही हम लोगों को अपने खेत में जाकर गेहूं को पानी देना पड़ता था। और उस दिन भी जब रात के 10 बजते ही लाइट आती है तो मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि दूर जाकर खेतों में पानी देना शुरू कर दें। फिर रात को लगभग 2 बजे तक मैं तेरे पास आ जाऊंगा और उसके बाद तो घर आकर आराम से सो जाना और मैं खेतों में पानी दे दूंगा। तब तक मैं सो लेता हूं। इसके बाद मैंने मेरे पिताजी को कहा कि ठीक है पिताजी, मैं अकेला ही चला जाता हूं। हमारे घर से हमारे खेत की दूरी पैदल चलने पर यही कोई 20 मिनट के आसपास थी। यानी कि अगर आप हमारे घर से पैदल चलकर खेत पर जाना चाहो तो 20 मिनट में आप हमारे खेत पर पहुंच जाओगे। तो उस दिन भी मैंने अपने कंधे पर फावड़ा उठाया और रात के उस घने अंधेरे में मैं अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता। अब मैं गांव के गलियारों से होते हुए खेतों में पहुंच चुका था और खेतों की छोटी सी पगडंडी से अब मैं अपने खेत की तरफ जा रहा था। अभी मैं उस पगडंडी से होते हुए अपने खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने नीचे से मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश की है। और जब मुझे ऐसा लगा तो मैं वहीं पर रुक गया और नीचे की तरफ देखने लगा। लेकिन उस वक्त मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। वह स्पर्श किसी के हाथ का था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पगडंडी के बगल वाले खेत में गेहूं के नीचे लेटा हुआ है। लेकिन जब मैंने वहां पर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इसके बाद मैंने मेरे मन में सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम होगा और अब मैं उस बात को नजरअंदाज करके आगे अपने खेत की तरफ जाने लगता हूं। लेकिन जब मैं अपने खेत की तरफ जा रहा होता हूं तो मुझे मेरे बराबर में ही बगल वाले खेत में गेहूं में से किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बराबर में ही उन गेहूं के खेत में नीचे नीचे रिंग कर चल रहा हो। एक बार तो मैंने अपनी टॉर्च का फोकस उस तरफ घुमाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और एक बार फिर से उस चीज को नजरअंदाज करके मैं अपने खेत की तरफ चला जाता है। इसके बाद मैं अपने खेत में गया और मैंने ट्यूबवेल चलाई और गेहूं की सिंचाई करने लगा। लेकिन जब मैं गेहूं की सिंचाई कर रहा था तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आज पानी का रंग कुछ लाल लाल सा है। और जब मैंने अपनी टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि पानी का रंग पूरी तरीके से किसी खून की तरह लाल हो रखा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि आज यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी तो कोई मेरा पैर पकड़ता है और अब यह पानी का रंग खून के जैसे इतना लाल कैसे हो रखा है। इसके बाद में एक बार चेक करने के लिए ट्यूबवेल के पास गया जहां से पानी निकल रहा था। और जब मैंने वहां पर जाकर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। जब मैं शुरू में ट्यूबवेल चलाने गया था तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब जब मैंने आकर देखा तो ट्यूबवेल के मुंह पर 7-8 खरगोश मरे हुए पड़े थे और मैं बीच में से आधे कटे हुए थे, जैसे किसी ने बीच में से उनके मांस को नोच कर खाया हो और उन्हें खरगोश का खून उस वक्त पानी में मिल रहा था। इसके बाद मैंने जैसे ही उनके पास जाकर उन्हें पकड़कर वहां से हटाने की कोशिश की तो उस मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जैसे ही उन खरगोश को वहां से हटाने के लिए छूने की कोशिश की
तो सारे खरगोश अचानक से जिंदा हो गए और उनके शरीर से खून और मांस के चीथड़े गिरते रहने के बावजूद भी वह खरगोश अचानक से वहां से उठकर खेतों के गेहूं में दो लगाते हुए भाग जाते हैं। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाता हूं कि आखिर इन खरगोशों में जान आई तो आई कैसे। इस स्थिति में तो कोई भी जानवर उठकर इस तरह से नहीं भाग सकता। अब तक मुझे खेत में आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और जब मैंने मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। इसके बाद मैंने सोचा कि क्या मुझे पिताजी को फोन करके यहां पर बुलाना चाहिए, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि उनको थोड़ी देर सौ लेने देता हूं और वैसे भी कुछ ही देर बाद तो वो यहां पर आ ही जाएंगे। उनके आने के बाद ही मैं उनको ये सारी बातें बता दूंगा। अभी यही सोचकर मैं फिर से गेहूं की सिंचाई करने लगता हूं, लेकिन उस वक्त तक मैं काफी ज्यादा डर चुका था। अब मैं बार बार अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देख रहा था और मुझे इंतजार था तो बस रात के 2 बज का, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि 2 बजे तक वो खेत में आ जाएंगे और उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज रात के 2 बजने तक का सफर मेरे लिए इतना लंबा और खतरनाक होने वाला है। अब मैं किसी तरह हिम्मत करके अकेला ही अपने खेतों में गेहूं की सिंचाई कर ही रहा था। तभी मुझे मेरे बगल वाले खेत में किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब मैं गौर से उस तरफ देखता हूं तो वहां पर कोई आदमी था जो बार बार गेहूं में ऊपर की तरफ खड़ा हो रहा था और फिर वापस नीचे बैठ जाता था। तभी मैंने हिम्मत करके डरते डरते आवाज लगाई कि कौन है वहां पर, सामने आओ। और जैसे ही मैंने आवाज लगाई तो वह आदमी खड़ा हो जाता है और जब मैंने अपनी टॉर्च का फोकस उसके चेहरे की तरफ डाला तो मुझे दिखाई देता है कि वह तो हमारे पड़ोस वाले महेंद्र का ही है। तब मैं उनसे कहता हूं कि अरे काका जी, आप यहां पर क्या कर रहे हो? लेकिन मेरे इतना पहुंचने के बावजूद भी महेंद्र काका की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वह बस मेरी तरफ मुंह करके चुपचाप खड़े हुए थे। अब इससे पहले कि मैं दोबारा उनसे कुछ कहता, वह जल्दी जल्दी तेज कदमों के साथ मेरी तरफ आते हैं और फिर अचानक से मेरे पास आकर रुक जाते हैं। उस वक्त मेरी भी नजरें एक तक उनके ऊपर टिकी हुई थीं, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आते हैं तो अचानक से अजीब सी आवाज में मुझसे कहते हैं, तू यहां पर जाकर रहा है। मैंने मेरे मन में सोचा कि यह सवाल तो मुझे करना चाहिए इनसे, लेकिन ऊपर से यही मुझसे पूछ रहे हैं कि तू यहां पर क्या कर रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं, दिख नहीं रहा क्या मैं खेतों में सिंचाई कर रहा हूं? लेकिन आप यहां पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो वो मुझसे कहते हैं, मैं भी सिंचाई ही कर रहा हूं। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा कशमकश में बन जाता हूं, क्योंकि ही तो महेंद्र चाचा ने अपने गेहूं की सिंचाई की थी और आज इतनी जल्दी वो दोबारा फिर से गेहूं की सिंचाई क्यों कर रहे हैं। तभी मैं उनसे पूछता हूं कि कौन सी सिंचाई और कैसी सिंचाई। अभी मैंने उनसे यह पूछा ही था, तभी अचानक वो एक अजीब सी गुजराती हुई आवाज में मुझसे कहते हैं, और की सिंचाई और किसकी सिंचाई? तुझे देख नहीं, राजा के लिए पानी में खून आ रहा है। तभी मैं उनसे कहता हूं, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? दरअसल जो महेंद्र काका थे वो शुरू से ही थोड़ी बहुत शराब पिया करते थे और उस रात उनकी उन बातों को सुनकर मैंने उस वक्त सोचा कि शायद आज उन्होंने पी रखी है और उसका नशा इतना ज्यादा हो गया है कि इनको कुछ भी होश नहीं है कि ये इस वक्त कहां पर है, और शायद शाम से ही शराब पीकर यह यहाँ खेतों में पड़े हुए हैं। तभी मैं उनसे कहता हूं कि आज शायद ज्यादा ली है, इसी वजह से इतना ज्यादा नशा हो रहा है कि आपको कुछ भी होश नहीं है कि आप इस वक्त कहां हो। मैंने उनसे इतना कहा ही था कि तभी उन्होंने अचानक से मेरी बात को बीच में ही काटते हुए मुझसे कहा कि होश तो तुझे नहीं है कि आज तू कहां और किसके सामने खड़ा है। तुझे मेरी असलियत का मालूम होता तो तू मेरे सामने इतना बोल नहीं पाता। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं थोड़ा डर जाता हूं। मैंने सोचा कि ये आज मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि महेंद्र चाचा कभी भी चाहे कितने ही नशे में क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरह से मुझसे कभी भी बात नहीं करते थे और आज तो उनकी आवाज भी कुछ बदली बदली सी लग रही थी, या फिर यूं कहूं कि वह आवाज उनकी लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुंह उनका हो और बोल कोई और रहा हो। तभी मैं उनको अजीब तरीके से डांटते हुए कहता हूं कि आपकी क्या असलियत देखूंगा? आपकी असलियत तो पूरे गांव को पता है कि आप कितने बड़े शराबी हो। अभी मैंने उससे यह कहा ही था कि वो अचानक से मुझसे कहते हैं कि असलियत तो तुझे अभी पता चल जाएगी, और जब असलियत पता चल जाए तो तू इतना ज्यादा बोलेगा ही नहीं।
और मुझसे इतना कहकर वह एक अजीब तरीके से जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जब वो हंस रहे थे तभी मेरी नजर उनके मुंह पर गई, और जब मैंने गौर से उनके मुंह की तरफ देखा तो हंसते वक्त जब उनका मुंह खुल रहा था तो उनके साइड के 2 दांत काफी ज्यादा लंबे और की तरफ निकले हुए थे, जैसे कि किसी नर पिशाच के निकले हुए होते हैं। और जब वो उस तरीके से हंस रहे थे तभी अचानक मेरी नजर उनके पैरों की तरफ जाती है, और उनके पैरों को देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। मुझे समझ में आ जाता है कि यह कोई महेंद्र चाचा नहीं है, बल्कि महेंद्र चाचा के रूप में कोई भूत प्रेत या छलावा है, और आज उसने मुझे खेतों में अकेला देखकर अपने चंगुल में फंसा लिया है, और शायद आज मुझे यहीं पर मार देगा। क्योंकि जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे, यानी कि आगे की तरफ तो उसकी एरिया थी और पीछे की तरफ पैर की उंगलियां। और जैसा कि मैंने बचपन से ही गांव में सुना था कि भूत प्रेत और ऐसी डरावनी शक्तियों के पैर अक्सर उल्टे ही हुआ करते हैं। अब उसकी सच्चाई जानने के बाद मेरे पूरे शरीर से अचानक से पसीना निकलने लगता है, और मेरा गला अब बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका है। डर के मारे मैं अपने मुंह के अंदर अपने 2 को ही बार बार निकल रहा था। अब मैंने सोचा कि इससे पहले कि शैतानी शक्ति मेरे ऊपर हमला करे, उससे पहले ही मुझे यहां से भागना होगा, और भागना भी इतनी तेज होगा कि मैं इसके पकड़ में नहीं आऊंगा। इसके बाद मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपने शरीर को भागने वाली पोजीशन में किया, और वहां से इतनी तेज दौड़ लगाई कि मुझे भागते ही वहां पर मौजूद कोई भी खड़ा था वो इतनी जोर से चिल्लाता है, और वह भी मेरे पीछे दौड़ लगाता है। लेकिन अब मैं बदहवास होकर उसके आगे आगे भाग रहा था, और वह मेरे पीछे पीछे। मैंने भागते भागते सोचा कि आज अगर मैं इसकी पकड़ में आ गया तो इसकी पकड़ में आते ही यह मुझे वहीं पर मार देगा, और इसी वजह से मैं अपने पूरे शरीर की जान लगाकर वहां से भाग रहा था। लेकिन शायद उस रात मेरी किस्मत खराब थी। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी अचानक पता नहीं मेरा एक पैर किस चीज से टकराता है, और मैं भागते भागते वहीं पर धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर जाता हूं। और जब मैं मुंह के बल नीचे गिरता हूं तो मेरे नाक पर बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, और मेरे नाक के अंदर से खून भी निकलने लगता है। अभी मैं उठकर दोबारा भागना ही चाह रहा था कि तभी शायद उस शैतान ने पीछे से मेरी एक पैर को पकड़ा और मुझे उस पगडंडी पर इतनी तेज घसीटा जैसे कोई गाड़ी से पैर को बांधकर घसीट रहा हो, और वह मुझे उस पगडंडी से घसीटते हुए वापस उसी जगह पर ले गया जहां पर पहले मेरे सामने खड़ा था। और वहां पर ले जाने के बाद उसने मेरे गले को पकड़कर वापस मुझे खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार जब खड़ा होने के बाद मेरी नजरें उसके ऊपर गईं तो उसका रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। अब दिखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उस रात के घने अंधेरे में उसकी वह सफेद सी आंखें बिल्कुल चमक रही थीं, और उसकी आंखों के बीच जो काला कांच होता है बिल्कुल गायब था, और उसकी पूरी की पूरी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसके साइड के वो दोनों दांत अब जबड़े को फाड़कर बाहर की तरफ पूरी तरीके से निकल चुके थे, और उसका चेहरा देखने में किसी बूढ़े आदमी की तरह काफी ज्यादा झुर्रियों से भरा हुआ दिख रहा था, और उसका रंग भी बहुत ज्यादा मटमैला किसी बैंगन की तरह लग रहा था, जो कि उस रात के घने अंधेरे में एक भयानक लोग दे रहा था। और उस भयानक चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी पेंट अब यहीं पर गीली हो जाएगी। तभी वो मुझे गुर्राते हुए मेरे गले को पकड़कर कहता है कि तुझे क्या लगा था, तो यहां से भागकर मुझसे भी तेज भाग लेगा और मेरे हाथों से बच जाएगा। मुझे इतना कहकर वो एक अजीब सी आवाज में हंसने लगता है, और जब वह रहा होता है तो उसके मुंह की वह भाव इतनी ज्यादा दुर्गंध से भरी हुई थी कि उस दुर्गंध से ही मैं वहीं पर बेहोश होने वाला था, या फिर शायद वहीं पर मेरे उल्टी होने वाली थी। अब उस वक्त मैं उससे कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी पूरी तरीके से डर के मारे गीत भी बैठ चुकी थी, और अब मैं चाहते हुए भी अपने बचाव में उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वो अपने चेहरे को मेरे चेहरे के काफी ज्यादा करीब लाता है, और मेरे चेहरे के करीब लाकर अपने मुंह से अपनी जेब निकालता है, और उसकी जीभ इतनी ज्यादा लंबी बाहर की तरफ निकल रही थी जैसे कोई गाय या भैंस की जीभ बाहर की तरफ निकलती है, या फिर किसी कुत्ते की निकलती है। ठीक उसी तरह उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर की तरफ निकलती है।
और वह अपने जेब से मेरे टूटे हुए नाक से निकल रहे खून को चाट रहा है। और जब वो मेरे खून को चाट रहा था तो उस वक्त जो एहसास मुझे हो रहा था उसको मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो एहसास मेरे लिए कितना डरावना और कितना असहनीय था। मेरे नाक से निकलते हुए खून को चाटने के बाद वो मुझसे कहता है कि तुम्हारा खून तो बहुत ज्यादा खा रहा है। आज से पहले जितने भी लोगों को अपना शिकार बनाया था उनमें किसी का भी खून तुम्हारा जितना खाना नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ अलग टेस्ट भी करना चाहिए और आज मैं तुम्हारा कुछ अलग तरीके से ही टेस्ट करूंगा। मुझे यह कहकर वो एक बार फिर से अजीब तरीके से हंसने लगता है। वो हर बात कहने के बाद बार बार हंस रहा था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि यह मेरी जिंदगी के आखिरी पल है और शायद मरने के बाद मैं भी इसकी तरह ही कोई भूत प्रेत या छलावा ही बनूंगा। शायद मरने के बाद यह मुझसे अपनी तरह ही लोगों का शिकार करवाएगा और मुझे भी एक नर पिशाच बना देगा। लेकिन मुझे वो सब नहीं बनना था। अभी जिंदगी में मेरी काफी ज्यादा ख्वाहिशें भी अधूरे सपने थे जिनको मुझे पूरा करना था। अपने आप को अपने जीवन के आखिरी पलों में पाकर मुझे अपनी मां की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और जब मुझे उनकी याद आती है तो इसके साथ ही उनकी कही हुई एक बात भी याद आती है कि कभी भी अपने आप को किसी भी में पावो तो बस मन ही मन या फिर जितना हो सके उतनी तेज आवाज में एक लाइन बोलना, और अगर तुम सच्चे मन से उस लाइन को जाओगे तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दरअसल मेरी माँ बचपन से ही मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा दिया करती थी और जब भी घर में सुबह शाम पूजा पाठ होती थी तो वो मुझसे कहती थी कि हमेशा इस लाइन को याद रखना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस लाइन को सुनाने के बाद वो मुझसे कहती थी कि जब कभी भी मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम किसी खतरे में पड़ जाओ तो इस लाइन का बार बार जाप करना। और मां की कही हुई बात याद आते ही पहले तो मैं अपने मन में उस लाइन को बोलने लगता हूं और उस लाइन को अपने मन ही मन में बोलते हुए मैंने यह महसूस किया कि मेरे अंदर धीरे धीरे किसी ऊर्जा का संचार हो रहा है और इसके साथ ही छलावे ने मुझे पकड़ रखा था। उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब तरीके की हरकत होने लगी थी। वह बार बार अपने मुंह को इधर उधर कर रहा था और अजीब तरीके से हिल रहा था। लेकिन तभी उसने एक जोर की सांस ली और मेरे एक पैर पर एक जोर की लात मारी, जिसकी वजह से मैं धड़ाम से नीचे गिर गया और मेरे नीचे गिरते ही वह उछल कर मेरे ऊपर बैठ जाता है और जोर से मेरा गला दबाने लगता है। लेकिन उस वक्त भी मैं मेरे मन ही मन में सिर्फ यही लाइन जप रहा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि मुझे मेरे बचने का सिर्फ यही एक अंतिम रास्ता दिखाई दे रहा था। उस वक्त महज छलावा बहुत तेज मेरे गले को दबा रहा था, जिसकी वजह से अब मेरी सांस उखड़ने लगी थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब थोड़ी ही देर में मेरी सांस पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और मैं यहीं पर दम घुटने की वजह से मर जाऊंगा। लेकिन उस वक्त भी मैं अपने दोनों हाथों से मेरे शरीर में जितनी भी ताकत थी उस पूरी ताकत लगाकर उस छलावे के हाथों से अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बार बार अपने पैरों को भी मिट्टी में रगड़ रहा था। लेकिन उस शैतानी शक्ति की ताकत के सामने मेरी ताकत तो तिनके के बराबर थी। अब धीरे धीरे मेरी सांस रुकने लगी थी और मेरी आंखें पूरी तरीके से बाहर की तरफ आने लगी थी और मेरी यह हालत देखकर वह छलावा मेरा गला दबाते हुए अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते मुस्कुराते वहां अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। अभी वह बहुत तेज आवाज में हंसी रहा था कि तभी अचानक से मैं जो खिंचाई करने के लिए भावना लेकर आया था उस पावड़े की पीछे से किसी ने उसके सिर पर खींच कर मारी। उसके सिर पर फावड़े के लगने की आवाज इतनी तेज थी जैसे कि भावना उसके सिर पर नहीं बल्कि किसी पत्थर पर लगा हो, और जैसे ही वह फावड़ा उसके सिर पर लगता है तो वह अचानक से अपने दोनों हाथों से मेरे गले को छोड़ देता है और अपने सर को बहुत तेज पकड़ लेता है और स्वर को पकड़ने के साथ ही एक अजीब तरीके की आवाज में गुर्राते हुए चिल्लाता है और मेरे ऊपर से साइड में गिर जाता है और गिरते ही वहां से गायब हो जाता है। उसके मेरे ऊपर से साइड में गिरकर गायब होते ही जब मैंने मेरी नजरों को सामने की तरफ उठाकर देखा तो मुझे मेरे सामने मेरे पिताजी खड़े हुए दिखाई देते हैं और वह मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर मुझसे कहते हैं, गुलशन चल यहां से फटाफट। लेकिन उस वक्त मेरी सांसें इतनी ज्यादा उखड़ी हुई थीं कि मैं बिल्कुल भी उठने की स्थिति में नहीं था
इसके बाद मेरे पिताजी मेरे पास आते हैं और मुझे जबरदस्ती वहां से उठाकर जल्दी से घर की तरफ ले जाते हैं। अब वह रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी से दौड़ रहे थे। तभी मैंने उनके साथ दौड़ते हुए उनसे पूछा कि आप यहां पर कैसे आए? आप तो 2 बजे आने वाले थे। तभी वो मुझसे कहते हैं, अभी इन सब बातों को बताने का टाइम नहीं है, पहले फटाफट घर पर पहुंच। घर पहुंचने के बाद पिताजी सभी घर वालों को उठाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसके बाद मेरे घर का शोर सुनकर अगले बगल के घर में जो मेरे ताऊजी और वह महेंद्र काका का थे, मैं उठकर हमारे घर पर आ जाते हैं। उनके घर आने के बाद मैं अपनी सांसों को थोड़ा संभालते हुए उन महेंद्र काका से कहता हूं, आज आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तभी वो मुझसे कहते हैं, मैंने क्या किया? पिताजी के मुंह से थोड़ी बहुत बात सुनने के बाद ही मेरी मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी मेरे ताऊजी जी ने मुझसे पूछा, तू हमें पूरी बात बता कि आखिर तेरे साथ हुआ क्या था। इसके बाद मैं मेरे ताऊजी को शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह सारी बात बताता हूं। और मेरे मुंह से मेरे साथ हुई इतनी ज्यादा डरावनी घटना को सुनने के बाद एक पल के लिए तो ताऊजी भी थोड़ा डर गए थे। इसके बाद मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, अरे गुलशन, मैं तो एक छलावा था जिसमें महेंद्र का रूप ले लिया था। इसमें महेंद्र की कोई गलती नहीं है, वहां तो एक छलावा था और वो किसी का भी रूप ले सकता था। तभी मैंने पिताजी से पूछा, आप तो 2 बजे आने वाले थे, फिर आप पहले ही कैसे आए? तभी पिताजी ने मुझसे कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी तेरी मां ने मुझसे कहा कि अगर नींद नहीं आ रही है तो छोड़ेंगे पास, खेतों में ही चले जाओ। और तभी मैंने देखा कि उस राक्षस के चंगुल में फंसा हुआ हूं और इसके बाद मैंने वहां जाकर तेरी जान बचाई। दूसरे दिन सुबह तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी और उस दिन मेरे साथ हुई उस डरावनी घटना के बाद कोई भी गांव का आदमी अकेला रात के वक्त खेतों में सिंचाई करने के लिए नहीं जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने एक अजीब और भयानक घटना का सामना किया। कहानी का माहौल उत्सुकता और रहस्यमय था और हमें यह दिखाया कि कैसे एक अद्भुत घटना गांव के लोगों के जीवन में टहलका मचा सकती है। आपको कहानी कैसी लगी, यह हमें जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कृपया अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। इसी बीच मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। यह दुनिया अजीब और अनपेक्षित हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग हमें आपके लिए और अधिक रोचक और मनोरंजक कहानियां लाने में प्रेरित करेगा। धन्यवाद और ध्यान रखें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।